कंधे पर किताबों से भरा बस्ता, हाथों में लंच बॉक्स और स्कूल की तरफ बढ़ते मस्ती भरे कदम। दुनियादारी से बेखबर ये बच्चे रोज की तरह उस दिन भी हंसते खेलते स्कूल जा रहे थे। लेकिन अगले पल क्या होने वाला था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल इस टोले से उनका एक साथी अचानक कहीं गायब हो गया। 5 बरस की एलिजा अचानक कहां चली गई, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन इससे पहले किसी को कुछ समझ आता, चारों बच्चों में से पवन भी अचानक कहीं गायब हो गया। और फिर सागरिका और जूली भी इन्हीं रास्तों पर कहीं गुम हो गई। दोपहर के बाद शाम हो गई, लेकिन सुबह से स्कूल के लिए निकले बच्चे वापस नहीं लौटे। ऐसे में बच्चों के घर वालों के लिए फिक्रमंद होना लाजमी था। और फिर पूरे इलाके में बच्चों की तलाश शुरू हो गई। गांव वालों ने पूरी रात खेत खलिहान, नदी, तालाब छान मारे, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। हर कोई ये सोचकर हैरान था कि एक साथ 4-4 बच्चों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। तकरीबन पूरी रात कोशिश के बाद जब बच्चे नहीं मिले, तो लोगों ने सूरज उगने के बाद रोशनी में बच्चों की फिर से तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, गांव में कोहराम मच गया। दरअसल जो बच्चे पूरी रात की तलाशी के बाद कहीं नहीं मिले, उनके जूते, चप्पल और बैग एक किसान को तालाब के किनारे पड़े मिल गए। फिर तो किसी अनहोनी की आशंका से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मामले की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर एक एक कर तालाब से बच्चों की लाशें बाहर निकाली गई। जैसे जैसे बच्चों की लाशें तालाब से बाहर आ रही थीं, लोगों के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। और इस वारदात का शिकार बने बच्चों के घर वालों का तो बुरा हाल था। मरने वाले सभी बच्चे एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे। शुरू में तो लोगों और पुलिस ने यह समझा कि बच्चों की मौत पानी में डूबने से हुई होगी, लेकिन जब लाशों का मुआयना किया गया तो बच्चों के जिस्म पर चोट के निशान पाए गए। खास तौर पर 10 साल की बच्ची के जिस्म पर जो निशान मिले, वो बच्ची के साथ ज्यादती की तरफ इशारा कर रहे थे। ओडिशा के छोटे से जिले देवगढ़ के लिए ये बहुत बड़ी वारदात थी। यही वजह थी कि पुलिस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती थी, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। बार बार यही सवाल उठ रहा था कि मासूम बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। अगर मान भी लिया जाए कि ये वारदात दुश्मनी की वजह से हुई, तो फिर दुश्मनी निकालने का ये तरीका भी समझ से परे था। यही वो सवाल थे जो पुलिस को उलझा रहे थे। चूंकि चारों बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले थे, लिहाजा पुलिस ने भी अपनी जांच स्कूल से ही शुरू की। और स्कूल से बात साफ हो गई कि वारदात के रोज ये सभी बच्चे स्कूल पहुंचे ही नहीं थे। पुलिस को उम्मीद थी कि स्कूल से शायद बच्चों के कत्ल का कोई सुराग उनके हाथ लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई। वो तमाम कोशिशों के बाद भी बच्चों का राज जानने में नाकाम थी। पुलिस के पास जांच के नाम पर केवल एक ही लाइन थी कि बच्चे घर से निकले लेकिन स्कूल नहीं पहुंचे, यानी बच्चों को रास्ते से ही अगवा कर लिया गया था। लेकिन सवाल यह था कि दिन दहाड़े बच्चों को अगवा करने वाला शख्स कौन था। सवाल यह भी था कि इन बच्चों का कत्ल जब गांव के ही पास किया गया, तो किसी की नजर कातिल पर क्यों नहीं पड़ी। कातिल ने लाशों को इतनी आसानी से गांव के ही तालाब में ठिकाने कैसे लगा दिया। पुलिस अभी सुराग का पहला सिरा ढूंढ ही रही थी कि एक अजीब बात हुई। अचानक पुलिस को तालाब के पानी में कातिल का अक्स नजर आ गया। चार बच्चों के कत्ल की ये सनसनीखेज वारदात 1 जुलाई 2004 की है। पुलिस की समझ में ये नहीं आ रहा था कि कातिल का मकसद क्या हो सकता है। लिहाजा जांच में पुलिस ने बच्चों के घर वालों की जाती दुश्मनी का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। दुश्मनी के बीच पुलिस को जो सबसे बड़ी दुश्मनी नजर आई, वो राजनीतिक दुश्मनी थी। जी हां, इन दिनों राज्य में विधानसभा चुनाव का दौर था, लिहाजा गांव में भी राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर थीं। बच्चों के पिता गोपीनाथ कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे। चुनाव में गोपीनाथ ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जमकर प्रचार भी किया था। शायद गोपी की ये बात गांव की सरपंच को पसंद नहीं आई और भाजपा से ताल्लुक रखने वाली सरपंच और गोपी के बीच ठन गई।
गोपी ने पुलिस के सामने शक जाहिर किया कि उनके बच्चों का कत्ल राजनीतिक रंजिश के चलते किया गया है और इसके पीछे सरपंच विनोदनी का हाथ है। पुलिस पर दबाव बहुत था, लिहाजा एफआईआर में सरपंच समेत 5 लोगों को नामजद किया गया। हालांकि नामजद होने के बावजूद पुलिस ने न किसी आरोपी से पूछताछ की और न ही किसी को गिरफ्तार किया। हाँ, पुलिस ने अपना दामन बचाने के लिए एक लंबा वक्त गुजर जाने के बाद इन्हें हिरासत में जरूर लिया और फिर पूछताछ करके छोड़ दिया। मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा था। कत्ल 4 बच्चों का था, लिहाजा सूबे की बीजेपी सरकार पर सवाल उठने लगे। इसी बीच सरकार ने फजीहत से बचने के लिए पूरी जांच पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को दे दी। बच्चों का परिवार चीख कर गवाही दे रहा था कि सरपंच का परिवार ही बच्चों का कातिल है, लेकिन पुलिस के कानों में जूं नहीं रेंग रही थी। पुलिस शुरू से ही जांच का बहाना कर मामले को टालती रही। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, जांच धीमी पड़ती गई और जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। जिला पुलिस की तरह क्राइम ब्रांच ने भी सरपंच को क्लीन चिट दे दी, लेकिन क्राइम ब्रांच ये बताने में नाकाम थी कि अगर कातिल सरपंच नहीं है तो फिर कौन है। परिवार का आरोप था कि राज्य की बीजेपी सरकार सरपंच को बचाने में जुटी है और यही वजह है कि जांच धीमी करने के लिए मामले को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया था। लोगों का शक सरपंच पर था, लेकिन पुलिस सरपंच को आरोपी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। शायद यही वजह थी कि पुलिस ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चों के जिस्म पर चोट के निशान कहां से आए। पुलिस ने बच्चों के कपड़ों और जिस्म पर लगे नाखूनों के निशान को टेस्ट के लिए लैब में भेजने की भी जहमत नहीं उठाई। पुलिस ने 4 कत्ल के इस मामले में किसी भी तरह की फॉरेंसिक जांच नहीं कराई। बात साफ थी, पुलिस खुद कातिल को बचाना चाह रही थी। कातिल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन कत्ल हुआ था, लिहाजा कातिल को पकड़ना भी जरूरी था और यही वजह थी कि पुलिस ने खुद एक खतरनाक चाल चली। 4 कत्ल के इस मामले में पुलिस जिस तरह से जांच कर रही थी उसका भटकना लाजमी था। वारदात को 2 बरस हो चुके थे, कातिल नदारद था। यहां पर पुलिस ने एक चाल चली। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर केस को क्रैक करने का ऐलान कर दिया। हालांकि बच्चों के घर वाले पुलिस की बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि न तो पकड़े गए आरोपी और न ही पुलिस बच्चों के घर वालों के उन सवालों का जवाब दे पा रही थी जो हर लिहाज से जरूरी थे। भले ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने अपनी खाना पूर्ति कर ली हो, लेकिन बच्चों का परिवार उन्हें अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार नहीं मानता। इतने बरस बीत जाने के बाद भी परिवार की जुबान पर आज भी यही सवाल है कि 4 बच्चों का हत्यारा कौन?